नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। यहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। केंद्रीय गृह अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। गृह मंत्री नवनिर्मित श्री गोवर्धन नाथ मंदिर का करेंगे उद्घाटन। अमित शाह शेठ जीसी हाई स्कूल में विद्या भवन और सांस्कृतिक भवन का भी उद्घाटन करेंगे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केरल और हैदराबाद के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो तिरुवनंतपुरम में भारतीय विचार केंद्रम द्वारा आयोजित चौथा पी परमेश्वरन स्मृति व्याख्यान देंगे। उपराष्ट्रपति हैदराबाद जाएंगे और आईआईटी हैदराबाद के संकाय कर्मचारियों और छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे 55 श्रमिकों में से 51 को बाहर निकाला गया है। इनमें से 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। जोशीमठ और बद्रीनाथ में श्रमिकों का इलाज और बचे हुए बीआरओ श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। बचाव कार्य में वायुसेना से भी मदद ली जा रही है। रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत आज रमजान का पहला रोजा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। आज से शुरू हुए रमजान के पवित्र महीने से पहले दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह को रोशनी से सजाया गया। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर जाएंगी। राजकुमारी एस्ट्रिड की अगुवाई में बेल्जियम के करीब 70 लोगों का डेलीगेशन आज बिजनौर चांदपुर मार्ग स्थित एग्रेस्टो मासा कंपनी की फैक्ट्री में पहुंचेगा। बिजनौर में 750 करोड़ रुपए निवेश की नई यूनिट का शिलान्यास होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोध पीठ कार्यालय परिसर में प्रदर्शित भारतीय कृषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित आर्ष भारत प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, धान किसानों को सरकार देगी बड़ी राशि। धान किसानों के खातों में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि डाली जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में कांग्रेस की कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या पर दुख व्यक्त किया। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में आज 9वें दिन भी बचाव कार्य जारी है। बचाव दल एमएलबीसी की आंशिक रूप से ढही सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को निकालने में जुटे हैं। मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि बचाव कार्य में प्रगति हुई है और शाम तक अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है। फिलहाल बचाव प्रयासों पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जादवपुर घटना के विरोध में सोमवार को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों में बंद की घोषणा की है। सीपीआई छात्र विंग ने दावा किया कि राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु के वाहन ने परिसर से जाते समय उनके एक समर्थक को कुचल दिया। छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है। 31 मार्च के बाद पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद प्रदूषण रोधी कई उपायों की घोषणा की। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर कल से ही चमोली के माणा क्षेत्र में बचाव अभियान में लगे हुए हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली हिमस्खलन रेस्क्यू को लेकर नियंत्रण कक्ष में समीक्षा बैठक कर राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रमादित्य न्याय वैचारिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फायरिंग से 11वीं के छात्र की मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में आगरा के कागा रोड क्षेत्र में 2 वाहनों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा उरुग्वे में ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे के निर्वाचित राष्ट्रपति यामंडू ओरसी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ड्रग तस्करों पर लगाम लगाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि देश के युवाओं को नशे के अंधकार में धकेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ड्रग मुक्त भारत बनाना है हमारा लक्ष्य। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घर घर जाकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। जनता से मुलाकात का मकसद स्थानीय समस्याओं को जानकर उसे हल करना है। हरियाणा में आज 8 नगर निगमों और 33 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान जारी। 12 मार्च को आएंगे चुनाव परिणाम। हिसार और फरीदाबाद में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे में 35वें महाराष्ट्र राज्य पुलिस खेल प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत वैदिक शोध संस्थान अयोध्या द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ। उद्घाटन सत्र में संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई, जिसमें विजयी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। दिल्ली में यमुना का होगा कायाकल्प। सरकार कर रही है क्रूज चलाने की तैयारी, रूट तय। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 2 सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी पावर्ड क्रूज चलाने के लिए RFQ जारी किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत से 5 महिलाएं अपने से कार चलाते हुए दक्षिण पूर्व एशिया होते हुए न्यूजीलैंड तक ऐतिहासिक यात्रा पर हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में राज्य श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की। तमिलनाडु में रामेश्वरम के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। तमिलनाडु में थूथुकुडी शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। घाटी में ताजा हिमपात के चलते लेह बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ नजर आया। जम्मू कश्मीर के डोडा भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं। फरवरी लगातार 12वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। फरवरी का ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1 साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 9.1% ज्यादा है। अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने भारतीय बाजार में कदम रखने की अपनी योजना के तहत मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला शोरूम खोलने के लिए एक लीज समझौता किया है। सरकार की बेहतर नीतियों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली का फायदा उठाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी मौजूदा कीमतों पर 2.35 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का संचयी कोयला उत्पादन अप्रैल से फरवरी की अवधि में 928.95 मिलियन टन रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 878.55 मिलियन टन था। ये सालाना आधार पर 5.73% की वृद्धि को दिखाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की 1200 योजनाओं में से 1100 में डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के जरिए लोगों तक लाभ पहुंच रहा है।
और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बताया कि कंपनी की कुल ऑटो बिक्री फरवरी में सालाना आधार पर 15% बढ़कर 83,702 यूनिट्स रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत तेजी से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में बदल रहा है और देश द्वारा बड़े स्तर पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हिस्सा लेने से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। पूंजीगत व्यय और खपत का समर्थन करने वाली सही मौद्रिक नीति और कम होती ब्याज दरों, बढ़ती लिक्विडिटी एवं रेगुलेशन में ढील देने के कारण मौद्रिक नीति में आई नरमी से भारत की विकास दर को रफ्तार मिल रही है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ग्लोबल एआई यात्रा भारत बिना अधूरी है और देश की विशाल प्रतिभा और मजबूत तकनीकी क्षमता जिम्मेदार एआई विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत की विवेकपूर्ण नीतियों की सराहना की है। साथ ही आईएमएफ के कार्यकारी निदेशकों ने 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों और सुधारों की सराहना की। आईएमएफ ने रिपोर्ट जारी करके कहा कि भारत का मजबूत आर्थिक प्रदर्शन 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल करने के लिए जरूरी सुधारों को लागू करने में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आजादी के 100 साल पूरे होने की समय सीमा तय की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र का स्वास्थ्य मजबूत कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और अच्छा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाता है कि देश की वृद्धि दर मध्यम अवधि में तेज रहेगी और साथ ही जल कल्याण की योजनाएं भी जारी रहेंगी। यूपीआई लेन देन फरवरी में सालाना आधार पर 33% बढ़कर 16.11 अरब पर पहुंच गया है। बीते महीने यूपीआई लेन देन की वैल्यू भी 20% बढ़कर 21.96 लाख करोड़ रुपए हो गई है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारा संकल्प है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सके। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हम विशेष कदम उठा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के एक दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का लंदन में स्वागत किया। इस दौरान यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच 2 अरब 80 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये ऋण यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि करेगा। चर्चा में प्रधानमंत्री स्टारमर ने यूक्रेन के लिए ब्रिटेन के अटूट समर्थन का वादा किया। आज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किंग चार्ल्स तृतीय और यूरोपीय सहयोगियों के समूह से मिलेंगे। कीर स्टारमर ने यूरोपीय शिखर सम्मेलन के लिए आज यूरोपीय नेताओं को लंदन में समिट के लिए आमंत्रित किया। इस समिट में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली समेत 13 देश शामिल होंगे। और न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरते समय फेडेक्स कार्गो विमान के इंजन में आग लग गई। विमान ने न्यूयॉर्क से इंडियानापोलिस के लिए उड़ान भरी थी, तभी एक पक्षी से टकरा गया। स्पेन के वैलेंसिया क्षेत्र के नेता कार्लोस माजोन ने अक्टूबर और नवंबर 2024 में वैलेंसिया के पूर्व में स्थित कंप्यूटर कस्बों में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने में अपने तरीके का बचाव किया, जिसमें करीब 220 से अधिक लोग मारे गए थे। प्रदर्शन में भीड़ ने माजोन से पद छोड़ने का आह्वान किया। बोलीविया के पश्चिमी पोटोसी क्षेत्र में 2 बसों की टक्कर में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह के समय उयूनो और कोलचानी शहरों के बीच के मार्ग पर उस समय घटित हुई जब एक वाहन सामने वाली लेन में घुस गया।
इजराइल पवित्र महीने रमजान और अप्रैल के मध्य में यहूदी फसह के दौरान गाजा में संघर्ष विराम को बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल ने मार्च के अंत में समाप्त होने वाले रमजान और अप्रैल के मध्य में मनाए जाने वाले 8 दिवसीय यहूदी फसह की अवधि के लिए अस्थायी संघर्ष विराम के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ की योजना को अपनाया है। तुर्की में प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी उग्रवादी समूह ने तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। ये युद्ध विराम जेल में बंद पीकेके नेता अब्दुल्ला ओकलान के आह्वान के बाद किया गया। राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने कहा कि यदि इस समूह की निरस्त्रीकरण प्रक्रिया रुकी रहती है या वादे पूरे नहीं किए जाते हैं तो तुर्की पीकेके आतंकवादी समूह के खिलाफ अभियान फिर से शुरू कर देगा। डबल निमोनिया से जूझ रहे पोप फ्रांसिस की हालत स्थिर, वेटिकन ने बताया। ऑक्सीजन थेरेपी जारी, संक्रमण के कई नए संकेत नहीं। अमेरिका के योसेमिटी नेशनल पार्क में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप प्रशासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय पार्कों और जंगलों में कर्मचारियों की कटौती से नाराज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आखिरी ग्रुप मैच आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। आज का मुकाबला जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, वहीं हारने वाली टीम का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। भारत और न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी में दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे पहले इस साल 2000 में टूर्नामेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर खिताब जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी में 25 साल बाद दूसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। भारत न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। शेफाली वर्मा और जैस जोनासन के बीच नाबाद 146 रनों की साझेदारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से हरा दिया। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए महिला प्रीमियर लीग में इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मैच में 27 गेंद शेष रहते 1 विकेट पर 151 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। महिला प्रीमियर लीग में इस जीत के साथ 2 बार फाइनलिस्ट रहे दिल्ली कैपिटल्स इस संस्करण में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की डाफ टीमों के बीच आज से नई दिल्ली के कर्नल सिंह स्टेडियम में बहुप्रतीक्षित T20 त्रिकोणीय सीरीज का आगाज होगा। सीरीज का पहला मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। इस त्रिकोणीय सीरीज का आयोजन भारतीय डेफ क्रिकेट संघ की ओर से किया जा रहा है। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय डेफ क्रिकेट टीमें 2 से 8 मार्च तक होने वाली सीरीज में भाग लेंगी। सीरीज में 6 लीग मैच खेले जाएंगे। भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल 8 मार्च को होगा। सीरीज के बाद भारतीय डेफ क्रिकेट टीम 10 से 12 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश फीडे क्लासिकल रेटिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। 18 वर्षीय गुकेश ने 10 अंक हासिल किए हैं और अब उनकी रेटिंग 2787 है। फीडे क्लासिकल रेटिंग में डी गुकेश के हमवतन भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने भी शीर्ष 10 में से जोरदार वापसी की है। प्रज्ञानानंद ने 17 अंक हासिल करने के बाद वे 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। फीडे क्लासिकल रेटिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद हिकारू नागमामुरा 2802 अंक से पीछे हैं, जबकि नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन 2833 अंकों के साथ दुनिया के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी 2777 अंकों की रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर खिसक गए हैं। ये लंबे समय से सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय थे। कोनेरू हम्पी महिलाओं की सूची में शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय बनी हुई हैं, जो 2528 की रेटिंग के साथ 6ठे स्थान पर हैं, जबकि आर वैशाली और हरिका द्रोणावल्ली 14वें और 16वें स्थान पर हैं। ओलंपिक पदक विजेता जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय नागरिकों से मोटापे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय जीवन शैली बनाए रखने के लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में भाग लेने की एक बार फिर से अपील की है।
फिट इन इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर जारी वीडियो में नीरज चोपड़ा ने कहा कि नमस्ते फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल फिटनेस और प्रदूषण को नियंत्रित करने की बेहतरीन तरीका है। हर रविवार को साइकिल जरूर चलाएं। दुलकर सलमान ने अपनी नई फिल्म आई एम गेम में नजर आएंगे और दुलकर सलमान की 40वीं ये फिल्म है। विष्णु मांचो अभिनीत तेलुगु ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म कनप्पा 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भूषण कुमार और निर्देशक अनुराग बसु की अगली फिल्म मेट्रो इन दिनों का फैंस को बेसब्री से इंतजार। अजित की फिल्म गुड बैड अगली 10 अप्रैल को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से है इंतजार। इम्तियाज अली वेब सीरीज ओ साथी रे OTT पर लेकर आ रहे हैं। सीरीज में अदिति राव खैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल नजर आएंगी। अभिषेक बनर्जी की नई फिल्म महासंगम का ऐलान हो गया है। इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म नादानिया 7 मार्च को OTT पर होगी स्ट्रीम। द वेकिंग ऑफ अ नेशन वेब सीरीज 7 मार्च को OTT पर होगी स्ट्रीम। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है ये सीरीज। और कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 मार्च को OTT पर होगी रिलीज। पंजाबी सिंगर परमेश वर्मा क्राइम थ्रिलर कनाडा से डिजिटल डेब्यू कर रहे हैं। तो एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें यही इजाजत दीजिए। नमस्कार।